नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हों या खबर ख्याल हो, उन प्रोग्राम्स का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत अपने सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस पाक शाये करता है ताकि आवाम को रहनुमाई हासिल हो सके, आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है जो रोज़ाना सियासत के में शाये हुई है वो इस तरह है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले तो उस रोज़ उसे जहर और जादू नुकसान नहीं देगा। तो आप देखेंगे कि अजवा खजूर में किस कदर अल्लाह ताला ने यानी खूबियाँ रखी हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि खजूर का जहाँ तक सवाल है, अजवा खजूर के साथ साथ अगर आप दूसरे खजूर भी खाते हैं तो ये तमाम अक़साम के खजूर, अनवा अक़साम के खजूर पाए जाते हैं। तो ये इन खजूर में विटामिन के बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आप देखेंगे कि विटामिन के जो होता है वो जो ज़ख़म है वो ज़ख़मों को जल्द मुंदमिल कर देता है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज दुनिया में जो एनीमिक पेशेंट है, यानी खून की कमी का शिकार जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या मर्द हज़रात है, उनका इलाज भी खजूर के ज़रिए किया जा रहा है। उन्हें खजूर दिया जाता है पाबंदी से। और अब तो हाल ये हो गया है कि मशरिक़ वस्ता में खजूर के चॉकलेट्स भी बनने शुरू हो गए हैं। और मैं तो इसे अल्लाह मियाँ का चॉकलेट कहता हूँ, क्योंकि ये तमाम वाइटल अमाइन से भरपूर होता है। और आपको बता दूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशेदार जो मेवे होते हैं वो खाने का हुक्म दिया है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि रेशेदार मेवे जो होते हैं, चाहे वो खुश्क मेवे हों या आम किस्म के मेवे हो, वो तमाम के तमाम इंसानी जिस्म में खून पैदा करने का बायस बनते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से उसे बचाते हैं। और इस सिलसिले में बता दूं कि जो फलों का बादशाह होता है आम, आम भी देखेंगे कि आप रेशेदार मेवा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा यानी एनर्जी पाई जाती है, तवानाई पाई जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, अजवा खजूर के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह का इरशाद फरमाया है, ज़रूर अजवा खजूर इस्तेमाल कीजिए। और हर सुबह 7 खजूर जो खाता है वो जादू टोना और फिर आप देख लेंगे कि जो जहर के नुकसान से महफूज रहता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो होकर रहता है, वो हक होता है, वो सच होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ चलते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे, अगर खजूर के दरख्तों की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि सारे आलम अरब में आपको जा बजा खजूर के दरख्त दिखाई देंगे। और वजह यही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सेहतमंद होते हैं और उनमें खून की कमी के जो असरात हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। और अरबों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके ज़ख्म जो होते हैं वो जल्द मुंदमिल हो जाते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूर जो है वो अरब ममालिक में खजूर की पैदावार होती है और सारे दुनिया में उसकी सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ ईरान का खजूर भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और हिंदुस्तान में ईरानी खजूर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और कहने का मतलब ये, ईरान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अब वो जंग की जद में है। और आप ये देखेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है सारी दुनिया के लिए। और नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरदर्मी के नतीजे में आज दुनिया तबाही व बर्बादी के दहाने पर खड़ी हो गई है। और आप देखेंगे कि अमेरिका और इसराइल ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब ईरान के खिलाफ मुख्तसर लेकिन मजबूत हमला करेंगे, ऐसा हमला जो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि हम ऐसा हमला करेंगे कि वो जानलेवा तो नहीं होगा लेकिन बहुत दर्द होगा। यानी ईरान ने अमेरिका को और इसराइल को धमकी दी है कि हमसे अगर आप लड़ेंगे तो फिर पछताएंगे, और इसलिए पछताएंगे कि हमें अपनी ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं है, हमारे पास जज्बे करबला है। तो बहरहाल जहाँ पर जज्बे करबला हो तो मैं समझता हूँ कि वही जज्बे जिहाद है, वही जज्बे शहादत है। और ये जो जज्बा है करबला का, आपको बता दूँ कि खलील तादाद रहने के बावजूद भी लाखों पर फतहयाब होती है, ये है जज्बे करबला। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान पर हमला करेगा, मुख्तसर लेकिन बहुत ही खतरनाक हमला करेगा। और इस सिलसिले में ये बताया जा रहा है कि कम से कम 6400 टन जो मवाद है यानी धमाको खैज मवाद है वो इसराइल पहुंचा दिया गया है। तो बहरहाल अमेरिका क्या चाहता है ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात यह है कि अमेरिका ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम आबनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। तो लेकिन
क्या ईरान इसे बर्दाश्त करेगा? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब मैं समझता हूं कि आप जरूर देंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि आपने देखा कि ट्रंप अजीब व गरीब बातें करते हैं। उनकी जो बात होती है दोपहर फजर यानी सुबह एक बात करते हैं, दोपहर में एक बात करते हैं और रात में तो उनका लहजा बदल जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, उनके बातों पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि शराब तो उम्मुल खबाइस है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद है, हम इशारे देते हैं, वो भी लतीफ़ इशारे, और आप समझ जाइए कि हम इशारा ये क्यों दे रहे हैं। और अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बात कह रहे हैं, उनका बयान मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें वो कहते हैं कि आबनाए हरमुज़ का नाम अब आबनाए ट्रंप होगा। तो अब अंदाजा कीजिए कि अजीब व गरीब बातें करता है ये शख्स। और आपको ये भी बता दूं कि इस शख्स को अगर किसी ने बदतरीन हद तक बेवकूफ़ बनाया तो वो है नेतन्याहू, वो है इसराइल। और इसराइल ने जिस अंदाज में ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया है, इससे पहले बिल क्लिंटन थे, उनको बेवकूफ़ बनाने से वो नाकाम रहा, ओबामा को बेवकूफ़ बनाने में नाकाम रहा, यहाँ तक कि 80 साल ज़ईफ़ शख्स जो बाइडन भी बेवकूफ़ बनने से खास ये रहे। तो बहरहाल अब ये बेचारा बेवकूफ़ बन गया है। और आपको बता दूं कि अब सारे आलमी सतह पर ऐसे कार्टून्स मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं जिसमें एक बैल को बताया गया है जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है इन बेचारों से। तो बहरहाल उसका सर जो है वो एक दरख्त में फंस जाता है, तो उसका मतलब ये बताया जा रहा है कि वो बैल अपना सर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक कुत्ता है जो उसे सर निकालने देने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो कुत्ता कौन है, बैल कौन है, आप पर हम छोड़ते हैं फैसला। लेकिन एक बार जरूर बताते हैं कि आज ट्रंप पूरी तरह, आज अमेरिका पूरी तरह ईरान जंग में फंस गया है, और ऐसा फंसा है कि अब उसे अपनी नानी याद आ रही है। तो बहरहाल अब देखना है कि ट्रंप क्या करते हैं और नेतन्याहू क्या करता है, ये एक अहम सवाल है। और एक बात जरूर है कि अगर नेतन्याहू या ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के होती भी इसराइल को निशाना बनाएंगे और अमेरिका के हलीफों को निशाना बनाएंगे। और अमेरिका के लिए ये जो लम्हात है, ये जो दिन है, ये आने वाले दिन है, बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूंगी, जहां तक खाम तेल का सवाल है, क्रूड ऑयल का सवाल है, तो आपको बताना ये जरूरी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इसराइली मंसूबों को लेकर सारी दुनिया में बेचैनी पाई जाती है। और खाम तेल की कीमत $122 फी बैरल तक पहुंच गई है। और यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में खाम तेल की कीमत या क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $142 फी बैरल तक पहुंच जाएगी। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी कीमत में किस कदर बेतहाशा इजाफा कर दिया है। और 1000 रुपए तक अगर कोई इजाफा करता है तो ये मामूली बात नहीं है। और आने वाली दिनों में देखेंगे कि आप किस तरह रेस्टोरेंट्स में अशिया महंगी हो जाएगी, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएगी, और बाजारों में लोग जो खाते हैं उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो बहरहाल आप देखेंगे कि आवाम के हालात खराब होने वाले हैं, आवाम के जेब पर डाका पड़ने वाला है। और आप ये भी देखेंगे कि मगरबी बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो या आसाम हो या फिर आप देखेंगे केरला के साथ साथ मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी के असम्बली इंतखाबी जो नतायज हैं वो 4 मई को जारी होने वाले हैं। 4 मई के बाद अशियाए खुर्दनोश जो होती है, अशियाए खुर्दनी होती है, जो ग़िज़ाई अशिया होती हैं, अशियाए माहतियाज होती हैं, ग्रेन्स हैं या दालें वगैरह है, उसकी कीमत में भी बेतहाशा इजाफा होने वाला है। तो महंगाई के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसके लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है और इसका क्रेडिट मोदी हुकूमत को जाता है। और एक अहम बात बताता हूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब चीफ मिनिस्टर गुजरात की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया करते थे। उनकी खामोशी यानी दानिशमंदाना खामोशी पर भी तनकीद करते थे। और आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म किस कदर खामोश रहते हैं, और खास तौर पर उस वक्त जबकि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को गालियां देता है, हिंदुस्तान के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, और हमारे वज़ीर आज़म जो है अपने मुंह पर ताला डाले रखते रहते हैं खामोशी का। तो कहने का मतलब यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को तनकीद का निशाना बनाते थे और कहते थे कि अगर कोई हुकूमत कमजोर होती है तो उस मुल्क की करेंसी की गिरावट का शिकार हो जाती है। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में या उनके दौरे हुकूमत में जो $1 मसावी होता था 55 रुपए या 60 रुपए हिंदुस्तान के। लेकिन अफसोस की बात है कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किस कदर महान है, किस कदर हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, उसका अंदाजा आप लगा
सकते हैं डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरती जा रही है और आज ये हाल हो गया है कि 95 रुपए 20 पैसे मसावी हो गए हैं एक डॉलर के। और आप देखेंगे कि 4 मई के बाद ये डॉलर की जो कीमत है मजीद बढ़ जाएगी, रुपए की कीमत घट जाएगी और 100 रुपये एक डॉलर के बराबर हो जाएंगे। ये क्रेडिट जाता है हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, वो किस कदर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना रहे हैं आप देख सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आने वाले दिनों में महंगाई के लिए तैयार रहिए और खास तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा होगा उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकेंगे। तो बहरहाल ये खबर रही है। और दूसरी खबर आपको बताते हैं, जहां तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, और तेलंगाना में शदीद गर्मी है और गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि महकमे मौसमियात ने वाज़ेह तौर पर कहा है, खासतौर पर हैदराबाद में शहरियों को, कि वो बिना ज़रूरत अपने घरों से ना निकलें और कुछ ज़रूरत हो तो अपने घरों से निकल सकते हैं, वरना आपको अपने घरों में ही रहना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि बच्चों का सवाल है, चाहे एसएससी के बच्चे हो या इंटरमीडिएट के बच्चे हो, वो उनके तो एग्जाम रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, आईसीएस के और या आईसीएससी के, ये तमाम रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब बच्चे घरों में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये तफरीह के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे में हम वालिदैन को ये मशवरा देते हैं कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को, खासतौर पर जो लड़के हैं, उन्हें तैराकी के लिए अगर वो किसी तालाब जाते हैं या कुंटा जाते हैं तो ना छोड़ें, क्योंकि आप देखेंगे कि कई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जहां पर बच्चे तैराकी के दौरान तालाबों, कुंटों या स्विमिंग पूल में गिरकर या गरकाब होकर फौत हो जा देते हैं। तो ऐसे में माँ बाप को बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, फिर चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकी जो इदारा है दिफा, महकमे दिफा है, पेंटागन, और अमेरिकी हुकूमत या ट्रंप इंतजामिया, उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे जो खर्च आया है ईरान के खिलाफ जंग में वो $25 बिलियन है। आपको बता दूं कि अब्बास अरागची ईरान के वजीर खारजा है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि $25 बिलियन के बारे में जो अमेरिका कह रहा है कि अब तक उसके $25 बिलियन यानी अरब डॉलर खर्च हुए हैं, वो झूठा है। और झूठ के मामले में अमेरिका सारी दुनिया में नंबर 1 है। और हकीकत यह है कि ईरान के खिलाफ जंग के नतीजे में अमेरिका को $25 बिलियन या $25 अरब का नहीं बल्कि $100 अरब का नुकसान हुआ है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका को अगर $100 अरब का नुकसान होता है तो फिर इसराइल को भी उतना ही नुकसान हुआ होगा। तो $200 अरब तो यहीं पर हो गए हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में भी जबरदस्त तबाही आई है और उन्हें भी अरबों डॉलर नुकसान हुआ है। तो इस सिलसिले में जिम्मेदार कौन है ये देखना चाहिए। अमेरिका और नेतन्याहू, इसराइल जिम्मेदार है। और आपको बता दूं कि आज दुनिया में अगर कहीं दहशतगर्दी है उसके लिए इसराइल जिम्मेदार है। आज अगर दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है तो उसके लिए भी इसराइल जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि इसराइल की अमेरिका पूरी मदद करता है। आप अंदाजा कीजिए कि नहते फलस्तीनियों को जो रोटी लेने के लिए जमा होते हैं उनको फायरिंग के जरिए शहीद करने वाला कौन है? इसराइल है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक आज की तारीख तक अगर आप देखेंगे 77,000 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें खवातीन और बच्चों की अक्सरियत है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि अमेरिका उसकी मजम्मत करने के बजाय अमेरिका पूरा हथियार इस्तेमाल फराहम कर रहा है इसराइल को, इसराइल की पूरी मदद कर रहा है। और हद तो यह है कि अरबों डॉलर उसे इमदाद भी फराहम कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि 7 अक्टूबर के बाद से तकरीबन $20 अरब की इमदाद इसराइल को अमेरिका ने फराहम की है। तो ये जो जालिम है, ये जो मुजरिमीन है, उनके खिलाफ मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वारंट गिरफ्तारी जारी करना चाहिए, जिस तरह नेतन्याहू के खिलाफ जारी की गई। और इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आपको अंदाजा कीजिए कि किस तरह इसराइल के दबाव में काम कर रहे हैं और इसराइल उन्हें शायद ब्लैकमेल कर रहा होगा जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के लिए। तो बहरहाल ब्लैकमेल होना तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। अब देखना यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहां तक और कैसे ट्रंप को ब्लैकमेल करते रहते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक आसाम का सवाल है, आसाम में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को शिकस्त होगी और बीजेपी को फतह होगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जहां तक पवन खेरा का सवाल है, आसाम में के जो चीफ मिनिस्टर है
उनकी बीवी के बारे में उन्होंने कहा था कि इनके पास 3 ममालिक के पासपोर्ट्स है और असासे बैरूनी ममालिक में असासे जाते हैं। इसके खिलाफ हतक इज़्ज़त मुकदमा दायर किया गया और आसाम में गुवाहाटी में जो है वो FIR दर्ज की गई और आसाम पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली भी पहुंची थी और वो हैदराबाद आए। हैदराबाद में आपको देखेंगे कि तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जो यानी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी हासिल की और फिर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से आसाम हुकूमत रुजू होती है और सुप्रीम कोर्ट पवन खेरा को राहत देने से इनकार कर देता है। लेकिन अब पवन खेरा को राहत मिली है, उन्हें ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी दे दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पवन खेरा के बारे में आपको बता दूं कि ये बीजेपी को ऐसे चूंटी लेते हैं कि बीजेपी तलमला जाती है और ऐसी जगह चूंटी लेती है जहां पर बीजेपी बता भी नहीं सकती। यानी रकम कहाँ आया शर्म के बारे में वो बता भी नहीं सकती ना दिखा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेशर्मों को बहुत ज़्यादा शर्म दिलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बड़े बेशर्म होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, मुल्क में कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, मुल्क में आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी हुकूमत बग़ैर किसी बड़े आराम से एक मसला मंजर आम पर लाती है और आवाम जब सवाल करना चाहती है तो फिर तवज्जो हटाने के लिए दूसरे मसाइल लाकर पेश कर देती है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं उसके लिए आवाम को बहुत ज़्यादा चौकस रहना पड़ता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये है कि आखिर होता क्या है। तो बहरहाल हम आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं। महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि जहां तक अक़लियतों का सवाल है, अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी जो है वो तक़ारीर की जा रही हैं, ज़हर आलूदगी की जा रही है, यानी उनके ख़िलाफ़ ज़हर उगला जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। ऐसे में माइनॉरिटीज़ ने वहाँ पर एक एहतजाजी जुलूस भी निकाला है जो कामयाब रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जमहूरियत में आपको इस बात का पूरा हक़ हासिल है कि अगर आपके ख़िलाफ़ आपसे नाइंसाफ़ी होती है, आपके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाते हैं तो फिर आप जमहूरी तरीक़े का इख्तियार करते हुए एहतजाज कर सकते हैं जमहूरी अंदाज में। और अक़लियतें अगर जमहूरी अंदाज में एहतजाज करेंगे और सड़कों पर निकल आएंगे तो यकीन मानिए वो अपने हुकूक़ की हिफाजत कर सकते हैं। वरना अगर खामोश रहेंगे, गूंगे बहरे और अंधे बन जाएंगे तो फिर तुम्हारा वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए अपने वजूद को ख़तरे में डालने के बजाय आप जमहूरी अंदाज़ इख्तियार कीजिए और जमहूरी अंदाज़ इख्तियार करते हुए आप देखेंगे कि किस तरह आपको कामयाबी मिलती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जहाँ तक आपने देखा कि किस तरह आलमी सतह पर हालात बदल रहे हैं, किस तरह मुल्क में हालात यानी करवट ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको हम मगरबी बंगाल लिए चलते हैं। मगरबी बंगाल में आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि मगरबी बंगाल में 4 मई के बाद बीजेपी की हुकूमत होगी, जबकि अमित शाह भी यही कहते हैं कि हमारी हुकूमत दरअंदाज़ों को निकाल बाहर करेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि 11 बरसों से क्या मरकज़ में ममता बनर्जी की हुकूमत है, क्या तेजस्वी यादव की या राहुल गांधी की हुकूमत है या अखिलेश यादव की हुकूमत है, जो ये लोग दरअंदाजों को निकाल नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि मोदी हुकूमत बिल्कुल नाअहल साबित हुई है, अनफिट साबित हुई है और आपको बता दूं कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत में वो बिल्कुल तौर पर नाकाम साबित हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल में आप जिस अंदाज में सेंट्रल फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंतखाबी नताइज के 2 माह बाद भी सेंट्रल फोर्सेस वहाँ तैनात रहेगी। खुद आपको बता दूं कि कलकत्ते में 70,000 CRPF जवानों को CAPF जवानों को तैनात किया गया है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, तो ख़तरनाक रुझान है। और आप देखेंगे कि आइंदा अगर बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता ये इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो फिर समझिए कि मुल्क की किसी भी रियासत में बीजेपी बआसानी से इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकती है। ना उसे किसी की वोट की फ़िक्र होगी और चाहे वो अक़लियतें हों चाहे अक्सरियत हो, उनके वोट की फ़िक्र नहीं होगी क्योंकि वो सेंट्रल फोर्सेस को, ED को, इनकम टैक्स को, IB को और यहाँ तक कि NIA को और इलेक्शन कमीशन को साथ ले लेगी और फिर आप देखेंगे कि नताइज उसके हक़ में आ जाएंगे। तो अब ये आजमाइश जो है जमहूरियत की आजमाइश मगरबी बंगाल में, और अगर जमहूरियत की आजमाइश मगरबी बंगाल में नाकाम होती है तो समझिए कि जमहूरियत के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगा और उसके बाद बीजेपी जो चाहे कर सकती है, मनमानी करेगी, गुंडागर्दी को हवा देगी और अक़लियतों को दबा देगी। अक़लियतों के हक़ रायदही को भी मैं समझता हूँ कि नुक्स छीन लिया जाएगा। इस तरह के हालात पैदा होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जमहूरी पसंद लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो उठें और सड़कों पर आकर मुल्क की हिफाजत
को यकीनी बनाए, जमहूरियत की हिफाजत को यकीनी बनाए, सेक्युलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, गंगा जमनी तहज़ीब को यकीनी बनाए। वरना आप देखेंगे कि किस तरह क्या हालात पैदा हो सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं, टॉप 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस सिलसिले में आपको बताना है कि मुल्क के इंतहाई आलूदा सरफहरिस्त 10 शहरों में जो सरफहरिस्त शहर है वो गुरुग्राम है, और उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा भी इस फहरिस्त में शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि फरीदाबाद के बाद आपको बताना ज़रूरी है संगरौली है, दिल्ली है, और दिल्ली भी आपको बताना ये है कि 6वें मुकाम पर है। और इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर फिल वक्त हैदराबाद का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि हैदराबाद हो या हैदराबाद के अतराफ अकनाफ जो माहौल पाया जाता है वो साफ़ सुथरा माहौल है, एक ग्रीन सिटी है, क्लीन सिटी है। और आपको ये बता दें कि हैदराबाद अब से ग्रीन और क्लीन सिटी नहीं है या साफ़ सुथरा शहर नहीं है, बल्कि नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर हो या फिर आप देखेंगे कुली कुतुब शाह या कुतुबशाही दौर हुक्मरानी या कुतुबशाही सल्तनत के दौरान भी हैदराबाद पाक व साफ शहर की हैसियत से सारी दुनिया में जाना जाता था। और आपको ये भी बता दूं कि हैदराबाद उस वक्त हैदराबाद बिजली से रोशन था जब सारा हिंदुस्तान तारीकी में डूबा हुआ रहता था। और आपको ये बता दूं कि हैदराबाद को कई एक लिहाज से हिंदुस्तान के दूसरे शहरों पर सबकत हासिल है। खास तौर पर आप देखेंगे कि एयरपोर्ट के मामले में देखेंगे तो हैदराबाद में सबसे पहले एयरपोर्ट हैदराबाद में बनाया गया, इसी तरह सड़कें हैदराबाद में बिछाई गई। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो 1936 की मैं बात कर रहा हूँ, जब आजम जा बहादुर और मौजम जा बहादुर जो नवाब मीर उस्मान अली खां के फर्जंदान थे, ये पेरिस जा रहे थे, तुर्की जा रहे थे, तो उस वक्त उन्हें विदा करने के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कितने लोग जमा हुए होंगे। आपको बता दूं कि 1000 कारें वहां पर उस वक्त मौजूद थीं। तो इसका मतलब ये है कि हैदराबाद पहले से ही बहुत ही तरक्की याफ्ता रहा है, खुशहाल रहा है। और आपको बता दूं कि इस शहर में अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है किसी और हिंदुस्तान के शहर में नहीं था, और हैदराबाद में वाहिद शहर था हैदराबाद जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, और आज भी उसी का सिलसिला जारी है। तो हैदराबाद एक तारीखी शहर है, हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है। और आपको बता दूं कि हैदराबाद को मीनारों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज हैदराबाद की शिनाख्त तब्दील की जा रही है। और इस सिलसिले में जो बैरूनी रियासत के अफराद आए हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि हैदराबाद की शिनाख्त पूरी तरह तब्दील कर दी जाए। लेकिन जो हैदराबादी होता है वो मुरब्बत मोहब्बत का यानी पैकर होता है, मुजस्सिम होता है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग आकर हैदराबाद में बसने लगते हैं, और यही हैदराबाद की खूबी है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद ने हमेशा दूसरों को, खासतौर पर जो बैरूनी रियासतों से आते हैं, उन्हें अपने गले से लगाया है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की तरफ चलते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि हैदराबाद का मुहर्रम यानी यूम आशूरा के मौके पर जब बीबी का आलम यानी उठाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, ताज़िए निकाले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हाथी जो होता है, हाथी पर वो जुलूस निकाला जाता है। और इस सिलसिले में आपने देखा कि पिछले बरसों से हाथी के हुसूल के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ने कर्नाटक और केरला से हाथी फराहम करने यानी मुहर्रम जुलूस का हाथी फराहम करने की दरख्वास्त की है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि तकरीबन 17वीं सदी से ये यूम आशूरा का जुलूस निकाला जाता है, और यही कहा जाता है कि सारे मुल्क में हैदराबाद का जो यूम आशूरा होता है या मुहर्रम का जुलूस होता है वो बहुत यानी सारी दुनिया में शोहरत रखता है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि शोहदाए करबला की याद में और आपको शोहदाए करबला को ताज़ियत पेश करने के लिए ये जुलूस निकाला जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस जुलूस के में शरीक होने वालों में गैर मुस्लिम भाइयों की अक्सरियत होती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हैदराबाद एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। हैदराबाद फरकंद बुनियाद में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मिसाली होता है। और हमारे साबिक वज़ीर आज़म यानी हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद को छोटा हिंदुस्तान यानी मिनी इंडिया करार दिया था। और यही वजह है शायद कि यहाँ का जो मुहर्रम का जुलूस है वो सारी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपनी मिसाल आप है, बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हमने आपको पेश की हैं, और आपको बताते हैं कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के हवाले से ये खबर आई है कि 30 अप्रैल को तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक लेटर रवाना किया है, जिसमें हाथी के लिए परमानेंट यानी मुस्तकिल इंतजाम करने की अपील की गई है।
है। और वक्फ बोर्ड ने ये इस बात का मशवरा भी दिया है क्योंकि परमानेंट अरेंजमेंट के लिए रियासती हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर एक तरबियत याफ्ता हाथी के इंतज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है हुकूमत को। तो ऐसे में आप देखेंगे कि दूसरी रियासतों से मदद तलब की जा सकती है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि रियासत केरला और रियासत कर्नाटक किस तरह यानी हाथी का इंतज़ाम कर सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको ये खबरें सुनाई हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह के हालात यानी हिंदुस्तान में पैदा किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि जो मसाजिद है हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ, वहाँ बहुत चौकसी अख्तियार करी जानी चाहिए। आपने देखा कि राजेंद्र नगर खिदमतपुर के करीब मस्जिद बिलाल को किस तरह यानी गुंडागर्दी की गई, कुरान मजीद के जो नुस्ख़ेजात है और उसकी बेहुरमती की गई है। लेकिन याद रखिए कि कुरान का एक एजाज़ है कि जो कुरान को यानी अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, और कुरान की तौहीन करने वाला कभी सही नहीं रहता और ना ही वो खुश रह सकता है, बल्कि हर रोज़ वो जी जी कर मरता है, मर मर कर जीता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हमें चाहिए कि अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है, चाहे देखिए तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए आपका मज़हब लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, यानी आप अपने दीन पर चलिए और दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, जहाँ तक दीन इस्लाम का सवाल है, ख़ास तौर पर जो पड़ोसी हैं उनके बहुत ज़्यादा हुकूक दिए हैं। वो उन पड़ोसियों में आप देखेंगे कि गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। उनकी मदद करना, उनकी रहनुमाई करना, उनकी हर हाल में उनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस्लाम की ये खूबी है कि अगर आप रास्ते से एक कांटा भी हटाते हैं या एक पत्थर भी हटाते हैं तो वो सदक़े में शुमार होता है। यहाँ तक आप देखेंगे कि वो नेकी में शुमार होता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो समझिए कि वो भी आपकी नेकी है। तो इस्लाम पड़ोसियों के हक़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई अच्छा यानी पकवान हो रहा है और उसकी खुशबू आपके गरीब पड़ोसियों के पास जा रही है, तो बराए मेहरबानी उन पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। आपको कम है, खाना कम पड़ रहा है, तो आप उसमें यानी सालन में आप ज़्यादा पानी मिला लें और पानी मिलाकर अपने ख़ुद भी खाएं और उस सालन को अपने पड़ोसियों को भी रवाना करें। यहाँ तक कहा गया है या और ये भी कहा गया है कि अगर खुशबू आएगी तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने गरीब पड़ोसी की, अपने भूखे पड़ोसी की ज़रूर मदद करें। क्योंकि आपको बता दूं कि अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका पड़ोसी किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, किस मसलक से ताल्लुक़ रखता था, किस ज़ात पात से ताल्लुक़ रखता था, बल्कि अल्लाह ताला ये पूछेगा कि जब तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, जब तुम्हारा पड़ोसी ज़रूरतमंद था, जब तुम्हारे पड़ोसी को मदद की ज़रूरत थी, तो क्या तुमने उसकी भूख मिटाई, क्या तुमने उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया, क्या तुमने वो नंगा जब था तो क्या तुमने उसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम किया, जब वो मदद की तलब कर रहा था क्या तुमने उसकी मदद तलब की, ये सवाल करेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर व ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।